हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, प्रूव दैट द गिवन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। मतलब मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव। इससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच पता लगेगी। आपको दो लाइन इंटरसेक्टिंग प्रूव करनी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने के, चेक करने के या प्रूव करने के देखो दो मेथड होते हैं। आप क्या करो, एक बार इस पहली वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान के दूसरी वाली लाइन के अंदर वो पॉइंट पुट कर दो और वहां से आपको पता है लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। और लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो मेथड नंबर 1, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग चेक करने के क्या तरीके होते हैं। पहली लाइन आप लिख लो फटाफट से। इसको वेक्टर को ऐसे लिख लो, 1 - 1 - 10 और प्लस लेमडा इंटू 2 - 3 और 8। अब इस लाइन को, अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना है आपको, जनरल पॉइंट, तो इसको किस फॉर्म में लिख लो आप, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। ये ए वेक्टर होता है और ये बी वेक्टर होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बच्चों, x - 1, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1, और z - 10 है तो क्या हो जाएगा +10, और ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो नीचे, है ना। ये हो गया। और इसको क्या मान लो, लेमडा मान लो। पहली लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट आपको मानना है, इसी तरह मानते हैं ना, तो x - 1/2 को लेमडा के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से 2 लेमडा +1 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये -3 लेमडा -1 और 8 लेमडा -10। ये बच्चों क्या आ गया, लेट दिस इज एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। इस फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन का। तो ये वाला पॉइंट बच्चों सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज लाइन 2 आल्सो। ये वाली लाइन 2 मान लेते हैं ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखना कार्टेशियन फॉर्म में, x - 4, ये वाला पॉइंट होता है ना, x - 4, y माइनस है तो +3 हो जाएगा, और z +1, और नीचे क्या आते हैं डायरेक्शन रेशियो 1 - 4 और 7। और ये पॉइंट बच्चों m इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू पुट करना है एक बार। x की वैल्यू कितनी है देखो, 2 लेमडा +1 डिवाइड बाई 1। y की वैल्यू कितनी है, -3 लेमडा -1, और z की वैल्यू कितनी है, 8 लेमडा -10 +1 डिवाइड बाई कितना, 7। अब अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से, इन दोनों को इक्वेट करने से और पहली और तीसरी को इक्वेट करने से सेम वैल्यू आती है, तो हम बोलते हैं ये लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ना। तो आप पहली दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, पहली दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल पुट करो। ये कितना आ गया, 2 लेमडा -3 इंटू -4 इक्वल टू -3 लेमडा प्लस में 2। -4 से इसको कर लो मल्टीप्लाई, माइनस के 3 लेमडा +2, इसको इधर लेके आओगे -5 लेमडा -10, तो लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2। यहाँ से आप निकालोगे इन दोनों को सोल्व करके तो भी लेमडा कितना आएगा आपका, 2। दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बोलो, एम ही तो था। यही तो हमने माना था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ गया हमारा ये वाला पॉइंट। इसके अंदर लेमडा को आप क्या पुट कर दो, 2। लेमडा को 2 पुट करना है इसके अंदर, ये कितना आ गया आपका 5। लेमडा को 2 पुट करोगे तो कितना आ गया -7। लेमडा 2 पुट करोगे, 8 2 16, 16 - 10 कितना आ गया 6। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो एक तरीका तो ये होता है कि एक लाइन के ऊपर आप कोई पॉइंट मान लो और वहां से लेमडा की वैल्यू निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखो, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, 0। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो कोई लेमडा की वैल्यू या किसी चीज़ की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, है ना। आप सिर्फ क्या कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों लाइन के बीच की, और उसको क्या पुट कर देना, 0। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन यहाँ पे तो अपने को प्रूव करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आनी चाहिए इनके बीच की, 0। बच्चों अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 प्रूव कर दोगे ना, तब भी ये दो लाइन क्या होती है, आपस में इंटरसेक्टिंग होती है। तो करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जानते हो आप। अगर दो लाइनें हैं, मान लो एक है ए प्लस लेमडा बी वेक्टर और दूसरी है बच्चों ए प्लस म्यू बी वेक्टर, इसमें a1 b1 कर दो और दूसरी लाइन में क्या कर दो, a2 b2 वेक्टर कर दो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो सभी क्या होता है, ये a2 माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं, इसकी डॉट निकालते हैं किससे, b1 क्रॉस b2 से, और नीचे क्या लिखते हैं हम, b1 और b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का मॉडुलस ले लेते हैं ना, ताकि वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए कहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फटाफट से हम निकालते हैं a1 a2 b1 b2। देखो यहाँ से a1 a2 लिखे, आपको पता ही है पहली लाइन से a1 क्या होता है, जहाँ से ये लाइन पास होती है 1 -1 -10। a2 क्या होता है, सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट, ये कितना है 4
-3 -1, फिर B1 लिखो, B1 यहाँ से, B1 बच्चों यहाँ से लिखो 2 -3 8, और यहाँ से सेकेंड लाइन से क्या लिखो B2 डायरेक्शन वेक्टर 1 -4 7। अब सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, बहुत अच्छे से आपको आती है। A2 -A1 निकाल लो, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितनी आएगी 3 -2 9, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की आपको निकालनी आती है, B1 क्रॉस B2 निकाल लो, I J K, और पहले B1 के कोऑर्डिनेट लिखो, फिर B2 के कोऑर्डिनेट लिखो। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अब क्या आ जाएगा 11 I कैप -6 J कैप -5 K कैप, और इसका क्या निकाल लो बच्चों, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। इसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा आपका √182। अब बताओ अब क्या निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ऊपर क्या लिखते हैं हम A2 -A1 का डॉट करते हैं B1 क्रॉस B2 से, यही करते हैं ना, आप एक बार डॉट करके देखना। A2 -A1 क्या आई थी अपनी 3 -2 और 9, और B1 क्रॉस B2 क्या आया था हमारा 11 -6 और -5, इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, 11 3 जा 33, -2 इंटू -6 + 12, 9 5 जा 45 -45, तो कितना आ गया ये देखो 0। अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट ही इनकी 0 आ गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों 0/√182 यानी कि 0। अगर दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाती है तो वो लाइन कैसी होती है इंटरसेक्टिंग। एग्जाम में कभी भी आपको ये गिवन होना कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू पूछ लेगा, एल की वैल्यू पूछ लेगा, आप दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के 0 रख देना, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी क्या सिर्फ इसको इसको क्या पुट कर देना बच्चों 0 के इक्वल पुट कर देना, और आपका जो भी क्वेश्चन के आंसर पूछा जाएगा एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू वो आंसर आ जाएगा फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने ये तो फॉर्मूला पढ़ाई है कि डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के क्या होते हैं ए बी सी लिख के, और इस वी वेक्टर की लेंथ से क्या करते हो डिवाइड, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। कोई भी वेक्टर है वी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है कि ये वी वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाते हैं उनके कोसाइन, यानी कि उसके आगे क्या लगा दो कोसाइन लगा दो, यानी कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है पहले आप मेरे को ये बताओ। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप कोई भी वेक्टर मान लो, क्या आई कैप, ये क्या है लेट आई कैप पी एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको कभी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए ना कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो आप ए वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर मान लेना, आई कैप मान लो -2 आई कैप मान लो 3 आई कैप मान लो, जो आपका मन करे वो मान लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब आप बस ये बता दो मेरे को वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालते हो, इनके बीच का एंगल क्या मान लो अल्फा मान लो, तो कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है वी डॉट डब्ल्यू अपॉन मोड वी इंटू मोड डब्ल्यू। अब वी डॉट डब्ल्यू निकालो, क्या आएगा बताओ A/1 आएगा, बाकी तो सारा 0। अच्छा वी का मैग्नीट्यूड बताओ, वी का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों √(a² + b² + c², और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड तो कितना है 1, तो यानी कि ये आ गया। बताओ कोस अल्फा की वैल्यू ये आ गई। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक वेक्टर अगर मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को ही तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोस अल्फा आ गया। सिमिलरली आप बच्चों क्या मानोगे, लेट ये जो वी वेक्टर है ये कितना एंगल बनाता है बीटा, किसके साथ वाई एक्सिस के साथ, तो बताओ कोस बीटा क्या हो जाएगा अब की बार, और वाई एक्सिस के साथ जो भी कोई वेक्टर है ना उसको डब्ल्यू को आप क्या मान लो अब की बार जे कैप मान लो, तो इसी तरीके से आप कोस बीटा निकालोगे तो वो ये आ जाएगा, और ऐसे ही सेम आप क्या निकाल सकते हो कोस गामा निकाल सकते हो। ये आपको प्रूव करना था। अब ये काम कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप समझोगे कि क्या काम आएगा। क्वेश्चन में आपको देता हूँ फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर this one with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो मैंने आपको भी क्या बताया एक वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है और इसका एंगल निकालना है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों आप एक्स एक्सिस के साथ कोई भी वेक्टर मान लो ना, क्या आई कैप, लेट आई कैप इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कुछ भी मान लो, मैं कहता हूँ आई कैप की जगह 2 आई कैप मान लोगे, -2 आई कैप 3 आई कैप मान लोगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सब कुछ सेम आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चाहिए तो आई कैप 2 आई कैप 3 आई कैप 4 आई कैप 3/2 आई कैप ऐसे आप मान सकते हो।
तो बस ए और बी के बीच का एंगल बता दो, कोस थीटा। मान लो थीटा एंगल है तो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी। ए डॉट बी करो तो क्या आएगा 2, इसका मोड कितना आएगा 7 और इसका मोड कितना आएगा बच्चों 1, 2/7 आ गया। बट ये तो कोस थीटा है, थीटा कितना आएगा कोस इनवर्स 2/√7। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वाई एक्सिस के साथ पूछ लेगा तो आप बी वेक्टर को क्या मान लेना, जे मान लेना, और जेड एक्सिस के साथ पूछेगा तो बच्चों क्या मान लेना, के मान लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये अप्रोच आपके काम आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, आप सिर्फ चीज़ों का मतलब समझो। ये कहता है क्या एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या जो 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एनी टू एक्सिस। भाई दो एंगल है, मैं मान लेता हूँ एक बार ये अल्फा है और दूसरा एंगल बच्चों क्या है बीटा है। तो अल्फा अगर ये है तो कोस अल्फा कितना होगा कोस 30, और कोस 30 कितना होता है √3/2। अगर बीटा ये है तो कोस बीटा बच्चों क्या हो जाएगा 1/√2। अब अपने को पता है थर्ड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है मान लो वो क्या है गामा, वो क्या है बच्चों गामा। और अपने को ये भी पता है डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है ना, आप सब जानते हो ये तो। कोस स्क्वायर अल्फा बताओगे कितना हो जाएगा 3/4, कोस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से गामा की कोई रियल वैल्यू तो आनी चाहिए ना। देखो 1 में से 1/2 माइनस करो, -3/4, 4 एलसीएम लो, 4 - 2 -3 तो -1/4 आ गया। आप मुझे बताओ कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है। कोस अल्फा चाहे कुछ भी हो बट उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये सॉरी गामा, ये गामा क्या है रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ऐसी वेक्टर को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये दो एंगल बनाना पॉसिबल है किसी भी वेक्टर के लिए किन्हीं भी दो एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो आप कहोगे नहीं पॉसिबल है ये। ठीक है, मैंने प्रूव करके बता दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे कहने पे आप इसकी रेंज आगे से याद रखना, बट याद ना रहे तो पेपर में कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एल कहता है किसी भी वेक्टर की क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, तो आपको रेंज निकालनी है LM + MN + NN। रेंज का मतलब क्या होता है इसकी मैक्सिमम, और आपको क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू। पेपर में कुछ भी पूछी जा सकती है, मैक्सिमम भी पूछी जा सकती है, मिनिमम भी पूछी जा सकती है, दोनों भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप एक बार के लिए क्या मान लो ई मान लो, ताकि बार बार हमें ये ना लिखना पड़े। इसकी आपको क्या निकालनी है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, पहले ये आप सोचो कि किसके फॉर्मूले में ऐसी चीज आती है AB + BC + CA। हम जानते हैं ना L + M + N का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब या तो उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। मैं ये क्यों कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसका जब मैं फॉर्मूला खोलूंगा ना A + B + C होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खोलूंगा तो इसमें ये वाली टर्म आ जाएगी है ना। तो इसका फॉर्मूला खोलो L² + M² + N² + 2 LM + MN + NL होता है ना ये। अब ये क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन में L² + M² + N² क्या होता है 1 होता है बच्चों, आप सब जानते हो। ये तो E है, इसका मतलब 2E की वैल्यू -1 से बड़ी, तो E क्या आ गई बच्चों -1/2 या उससे बड़ी। यानी कि E की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, E की मिनिमम वैल्यू बच्चों आ गई कितनी -1/2। अगर मिनिमम पूछता तो आपका आंसर आ गया, बट हमारे से क्या पूछी गई है रेंज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। मैक्सिमम के लिए आप ये टर्म आपको क्रिएट करनी है ना, तो आप 3 बार ऐसे क्रिएट करो। L - M का होल स्क्वायर क्या होता है 0 या 0 से बड़ा। तो बताओ इससे क्या आएगा L² + M² - 2ML, ये क्या हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा। इसको आप ऐसे लिख दो, ये 2ML को उधर शिफ्ट कर दो। सिमिलरली ये L - M था, सिमिलरली L - M के बाद आप क्या कर दो M - N का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा बच्चों M² + N² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2MN आ जाएगा। और सिमिलरली LM MN NL N² + L² ग्रेटर देन इक्वल टू 2NL आ गया। तीनों को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे आप मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा डबल डबल हो जाएगा ना सारा 2L² + M² + N²। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और कॉमन लोगे 2 तो ये क्या बच जाएगा E। 2 से 2 काट दो, E क्या आ गया लेस देन इक्वल टू आपका L² + N² + N², ये आ गया ना ट्वाइस ऑफ दिस। और ये 2 कॉमन लेके ये आपका आ गया E। तो फिर आप मेरे को बताओ ये E और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो E की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू 1। तो E की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आई थी आपकी -½ और लेस देन इक्वल टू क्या आ गई बच्चों 1। एक बार
आंसर चेक कर लो, हाँ ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप कह सकते हो कि ई की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ई की रेंज बच्चों क्लोज ब्रैकेट लगाओ, क्लोज ब्रैकेट लगा के कहाँ से कहाँ तक लिख दो, -1/2 से 1। आगे से ये वैल्यू आप याद रख लो, ठीक है। -1/2 से 1 इसकी क्या है, रेंज है किसकी, LM प्लस MN प्लस NL की। एक सेम क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, ऐसा देखो ये वाला क्वेश्चन। इसमें ABC आपको क्या दे रखे, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो आपको रेंज निकालनी है। देखो एक्सप्रेशन कुछ वैसी है ना, AB प्लस BC प्लस CA, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको तीनों वेक्टर की जो लेंथ है ना वो 1 दे रखी है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यही होता है। अब आपको रेंज निकालनी है, इसको क्या मान लो आप, इस एक्सप्रेशन को ई मान लो। फिर वही चीज मैं कंसीडर करूंगा, पहले कंसीडर कर लो क्या, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वेक्टर का स्क्वायर। देखो वेक्टर का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा ना, वेक्टर का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर होता है। मतलब इसकी लेंथ के स्क्वायर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने L प्लस M प्लस N को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना था, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलो क्या होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मैं ना ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखने के बजाय फटाफट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2 क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये आप जानते हो ये ए बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ठीक है। फटाफट आप समझ जा रहा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है ना। ए 1 का स्क्वायर करोगे 2, और ये क्या है बच्चों ई। तो यानी कि 2E क्या आ गया, 2E आ गया अपना ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो E की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इसका मतलब क्या हुआ, E की मिनिमम वैल्यू आ गई कितनी, -3/2। कम से कम E की वैल्यू बच्चों -3/2 तो होगी होगी। अब बात आती है मैक्सिमम कैसे निकालें। अब अपने को क्या निकालनी है, E की मैक्सिमम वैल्यू। अब आप ध्यान से सोचो, इनके बीच में ए डॉट बी की वैल्यू निकालो, क्या हो सकती है मैक्सिमम। इनके बीच में एंगल मान लो, लेट कर लो थीटा बी दी एंगल, थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी देखना उससे कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। बल्कि थीटा की बजाय क्या मान लो, एक बार आप अल्फा मान लो, ठीक है। क्योंकि वेक्टर 3 बार मेरे को मानने पड़ेंगे ना, एक बार अल्फा, एक बार बीटा, फिर गामा। तो इनके बीच का अगर एंगल अल्फा है तो बच्चों कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है बोलो, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आप खुद बताओ ए और बी के मैग्नीट्यूड तो कितने हैं, 1। तो यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कोस अल्फा। ए डॉट बी की वैल्यू कोस अल्फा है, और कोस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, कोस अल्फा की बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह से आप मेरे को बताओ, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, तो बी डॉट सी की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप क्या मान लेना, बीटा मान लेना। और इसी तरह से सी डॉट ए की मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों कितनी आएगी, 1। तो इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। मैक्सिमम आ गई 3 और मिनिमम आ गई कितनी, -3/2। ई कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है बताओ, -3/2 से लेके 3। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अप्रोच भी बता दी कि किस तरीके से इस एक्सप्रेशन की हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना कि ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू -3/2 है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -3/2 है, तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, कि 0 वेक्टर आएगी। बहुत ही अच्छे से इसको याद रख लो, इस रिजल्ट को। ए बी सी क्या हो बच्चों, यूनिट वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आई, -3/2। तो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर आएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यूज भी करूंगा और आप इसको याद भी रख लो, ठीक है। बट आया कैसे, प्रूव कैसे करेंगे या चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सप्रेशन फिर से आप देखो, ध्यान करो, ये एक्सप्रेशन किस में आती है, मैंने अभी आपको बताया था। कंसीडर कर लो आप बच्चों क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, इसमें आती है ना। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मतलब आप समझते हो, ए डॉट बी लिखता हूं मैं, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, +2 इंटू
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप ध्यान से सोचो, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, -3/2। तो 3 - 3 वैल्यू क्या आ गई 0। यानी कि जब जब ये -3/2 होगा ना, तब तब बच्चों a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। तो यानी कि ये भी बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो कब पॉसिबल है, जब वो वेक्टर खुद क्या हो, एक जीरो वेक्टर हो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, जब वो खुद वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया ना कि अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर -3/2 है तो तीनों वेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 0। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर ये बात आपको पता होगी तो वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। आप मेरे कहने से कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो आप हमेशा क्या मानना उनको, आई जे के मान लो, है ना। लेट कर लो, ए वेक्टर को क्या मान लो आई कैप, बी वेक्टर को जे कैप और सी वेक्टर को के कैप। क्यों, क्योंकि आई जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के होता है और के आई के परपेंडिकुलर होता है। मान लिया हमने ये। उसके बाद क्या कहता है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी देखो सेम है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, आई जे के का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो देखो सेम मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशन गिवन है हमने सारी की सारी क्या करवा दी, सेटिस्फाई करवा दी। एंड ये लाइन ध्यान से पढ़ो, एंड इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। यानी कि ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये तीनों के तीनों वेक्टर थीटा एंगल बनाते हैं किसके साथ, विद द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह से बी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, इसी तरह से सी वेक्टर और इस एंगल के बीच का एंगल, इस वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों कितना है थीटा। मैं एक से प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कोस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होता है ना बच्चों की। और डिवाइड में क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिएगा ना आपको, तो वो क्या होगा आई प्लस जे प्लस के कैप। अब बताओ मेरे को ए की वैल्यू, ए की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना जरा, ए की डॉट करना ए प्लस बी प्लस सी से, यानी कि आई की डॉट करोगे आई प्लस जे प्लस के से तो क्या आएगा 1 आएगा ना। तो ऊपर तो क्या आ गया बच्चों 1, नीचे ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है √3। यानी कि ये क्या आ गया आपका 1/√3। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कोस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी 1/√3। देखो कितनी आसानी से निकल गई। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 कोस स्क्वायर टू थीटा। आंसर देखो, अब बात कहाँ पे आ गई कि आपको वैल्यू पता है कोस टू थीटा की, बट कोस थीटा की, और आपको चाहिए कोस टू थीटा की फॉर्म में। तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है क्या, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बता दो आप मेरे को। कोस थीटा की फॉर्म में क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, जानते हो ना। 2 इंटू कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा इसका स्क्वायर भी करना है, 2/3 में से बन गया -1/3 और -1/3 का स्क्वायर करोगे बच्चों 1/9। 36 को 9 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस मैंने आपको बता दिया कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनको आप क्या मान लो, आई जे के मान लो, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है और ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये वेक्टर वगैरह का सिंबल अब मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इसका सीधा स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब समझ जाओ, ए डॉट बी कह रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपको क्या दे रखी वैल्यू 8। अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और इसमें से -2 को मन ले लो, क्या आ गया ए बी प्लस ए सी, कितना आ गया ये 8। अच्छा ये 4 4 उधर आके माइनस हो जाएगा, -2 इंटू ए बी प्लस ए सी कितना आ गया बच्चों 4, -2 को नीचे शिफ्ट कर दो, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई ना। मैंने ये यहाँ से वैल्यू निकाल दी कि क्या ए बी प्लस में ए सी। अब अपने को निकालना क्या है, आंसर क्या है अपना देख लो, ए प्लस 2b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2c वेक्टर कह लो या इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 ए डॉट बी।
इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस 4c² प्लस 4a डॉट सी। बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तीनों यूनिट वेक्टर है ना, ये ए बी सी, तो ये भी 1, ये भी 1, 4, ए डॉट भी नहीं है मेरे पास, ए डॉट भी नहीं है, छोड़ दो एक बार, इसको 1 लिखो, इसको 4 × 1 लिखो, और ये क्या आ गया 4a डॉट सी, बस क्वेश्चन खत्म। ये 5, ये 5 कितना आ गया 10, बाकी में से 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया ए बी प्लस ए सी। और आप मेरे को बताओ ए बी प्लस ए सी तो क्या है, ए बी प्लस ए सी तो क्या है बच्चों, -2, 4 - 8, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो हम सारे के सारे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है ना, इन कुछ क्वेश्चन से 20-30 क्वेश्चन से हम क्या है पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक भी पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी 3 क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, और ये कंडीशन आपको दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बोलो, फटाफट स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा अपना b² प्लस c² माइनस 2bc, और c² प्लस a² माइनस 2ac इक्वल टू क्या है 9। अच्छा ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो बताओ ये 2, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 6, इसमें से -2 को मान ले लो, क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 6 उधर जाके माइनस होगा, 2 माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच्चों कितना आ गया -3/2। अब बात याद आ गई, मैंने अभी बताई थी एक 5th क्वेश्चन के अंदर कि कभी भी ए बी सी बच्चों क्या हो, 3 यूनिट वेक्टर हो और इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -3/2 हो जाए, तो मैंने आपको बोला था a प्लस बी प्लस सी वैक्टर हमेशा ही क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा, मैंने आपको बताया था। अच्छा अब आप देखो, आपको आंसर निकालना है, आंसर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c। अब ध्यान से देखो 2a 5b प्लस 5c में से 5 कॉमन ले लो, क्या आ गया b प्लस सी, और b प्लस सी वैक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, b प्लस सी क्या आ जाएगा बच्चों -a वैक्टर। तो अब ये क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से सोल्व हो गया, ये है -a वेक्टर, 2 में से 5 गया -3, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, -3 का मैग्नीट्यूड निकालो या +3 का निकालो, बात तो एक ही है ना, -3 का मैग्नीट्यूड 3 होता है, और ये कितना आएगा 1, आंसर कितना आ गया 3। अब आप खुद सोच लो, इस कंडीशन से ये कंडीशन आपको क्या है बच्चों, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना, आपको माइंड में होनी चाहिए कि हाँ जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आएगी तो हम a प्लस बी प्लस सी का सम क्या रख देंगे 0। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको ए और बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सच दैट, आसान क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। एक बार यहाँ तक सोल्व करो, पी की ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होती है बताओ, इन दोनों की डॉट, और लास्ट में वेक्टर कौन सा है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड नीचे, इसमें क्या आएगा सी डॉट ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ पी डॉट ए इक्वल आ गया सी डॉट ए के, है ना, ये आ गया, एक बार यहाँ तक छोड़ दो। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। बस आप मेरी बात ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी वो मैंने क्या है इन रिजल्ट्स के अंदर इसको चेंज कर दिया। अब अपने को क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है, क्या कर लो कंसीडर कर लो इसका स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी के मोड का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, ये माइनस हो जाएगा 2bc और माइनस हो जाएगा बच्चों क्या 2ca। अब आप ध्यान से सुनो, ये तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यूनिट वेक्टर नहीं है, आपकी बार देखो ये मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो ए बी और सी ए इक्वल है क्या, ए बी और सी ए बच्चों इक्वल है और बी डॉट सी 0 है, मतलब कि देखना ये चीज़ तो क्या दे रखी है आपको 0 दे रखी है, तो क्या बच गया अपने पास +2 को मैं लेता हूँ मैं यहाँ से ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए, सी डॉट ए ये बच गया ना। अब यहाँ से ऐसे कह लो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब ये भी क्या होगी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 36। तो ए प्लस बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों 6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, इस कंडीशन का मैंने यूज कर लिया, इस कंडीशन का यूज कर लिया और आंसर निकल गया, ना कोई नई बात है, और कंडीशंस का कैसे यूज करते हैं वो भी हमने सीख लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए,
आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का दे रखा है। बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। आप मेरे को ये बताओ ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप क्या होता है कि यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी के क्या है परपेंडिकुलर होता है दोनों के, या ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये ए क्रॉस बी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो। ए का मैग्नीट्यूड का दोबारा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या वही आएगा, ये भी वही आएगा। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड और एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1। तो बताओ ए क्रॉस बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ये कितना है 5 और ये कितना आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आई थिंक 8/10 यानी कि 4/5 आ गई। अगर बच्चों साइन थीटा 4/5 है तो ट्रायंगल बना के कोस निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा 3/5। ये क्यों निकाला अभी बताता हूँ। आपको निकालना क्या है? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। अपने को पता है कि ए डॉट बी क्या होता है बताओ? ए डॉट बी ये होता है ना, लेकिन अपने को क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फिर वही बात देखो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना 2, ये कितना बच्चों 5 और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 6। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर, तीनों वेक्टर दे रखे हैं। आर वेक्टर कैसा वेक्टर है बच्चों? ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या है? 0 है। आर वेक्टर निकालो, आर वेक्टर भी निकाल लो और उसके बाद फिर कुछ भी पूछे, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट पूछ ले ए की ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। एक बार आर वेक्टर निकल गया फिर तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर क्रॉस बी, इसको इधर ले आऊं, इक्वल टू 0 है ना, क्रॉस है तो 0 वेक्टर लगा दो। अच्छा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दे, देखो बी बाद में है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। अब आप मेरे को ये बता दो बस, जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, जब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर पैरेलल होता है इस वेक्टर के। ये तो आप बात जानते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। अब ये वेक्टर इसके पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल होता है तो मैं ए को क्या लिखता था हमेशा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। इसका मतलब मैं आर माइनस सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे तो आर वेक्टर चाहिए, तो यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर पुट करो। सी की वैल्यू क्या है देखो ऊपर से, सी 1 2 3 प्लस लैम्डा इंटू बी, बी कितना ध्यान से देखो -1 1 और के का कोफिशिएंट 0। इसको थोड़ा सोल्व करना, 1 2 3 प्लस माइनस लैम्डा लैम्डा और 0, तो कितना आ जाएगा? प्लस करोगे 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा और 3, यानी कि आर वेक्टर बच्चों ये आ गया है ना। बट अभी किसकी कमी है? लैम्डा की। लैम्डा कहाँ से निकाले? आपको गिवन तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर की 8 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों? 0। आर क्या है? आर, आर देखो अपन ने निकाल रखा है ये, और इसकी डॉट ए के साथ, ए कितना है? -1। ध्यान रखना ए जे गायब है बीच से, ऐसे है ये है ना, -1 0 -1 करना डॉट प्रोडक्ट। इसकी -1 से करोगे तो लैम्डा -1 आ जाएगी, ये तो 0 आ गया। और 3 की -1 से करोगे तो क्या आ गया? -3। तो आई थिंक लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। लैम्डा की वैल्यू 4 यहाँ पे क्या कर दो? पुट कर दो। बताओ कितना आ गया? 1 - 4, 2 + 4 और 3, तो कितना आ गया आंसर? -3 6 और 3। ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है? आंसर है। अब आर वेक्टर मैंने निकाल के दिखा दिया। एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जाए, आर आर डॉट बी पूछ ले, आर डॉट ए पूछ ले, आप आगे तो सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। -3 6 और 3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है और ये 3 वेक्टर 1 2 और 3 वेक्टर कोप्लेनर है बच्चों। कभी भी 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो बस उनका डिटरमिनेंट निकाल के क्या पुट कर दिया करो? 0। मैंने आपको बता रखा है ये वेक्टर क्या है बताओ? ए और सी, आई जे गायब है 1, और ये क्या आ गया? सी और बी, और ये 3 वेक्टर क्या है बच्चों? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है तो इनका डिटरमिनेंट क्या पुट कर दो बच्चों? 0। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, बस मैं आपको अप्लाई करवा के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के जरिए। इसको 0 पुट करोगे और आपको वैल्यू क्या निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। क्या आएगा बताओ? ए इंटू 0 माइनस सी और माइनस ए, और ये क्या आएगा? बी माइनस सी आ गया, और प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? सी इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब -AC -AB -AC, ये आ गया क्या आपका? देखना ध्यान से,
माइनस ए बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ गया प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, सी स्क्वेयर क्या आ गया ए बी, सी क्या आएगा बच्चों रूट ए बी, क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों कैसे नंबर है पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसलिए प्लस माइनस का साइन मत ले लेना, सी की वैल्यू क्या आएगी रूट ए बी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी ये कहता है ये तीन वेक्टर 1 2 और 3 लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों, क्या हो लीनियरली डिपेंडेंट लिखा आ जाए या कोप्लेनर लिखा आ जाए, एक ही बात है। जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर बोल दो या लीनियर डिपेंडेंट बोल दो, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या पुट कर दो डिटरमिनेंट को 0 1 3 5 2 -1 3 4 लैम्डा 1, इसको क्या पुट कर दो 0, और बच्चों लैम्डा की क्या निकाल लो वैल्यू। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का अपना कोई फायदा नहीं है। डिटरमिनेंट निकाल के 0 पुट करोगे, लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों आपका -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 15th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लैम्डा निकालो जिससे ये वेक्टर क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है सॉरी। तो 1 -2 लैम्डा 2 1 5 3 -5 और 7 लैम्डा, इसको क्या पुट कर दो 0, 0 पुट करोगे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/22, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 16th क्वेश्चन देखो वही सेम है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ये वेक्टर 1 2 3 मतलब ये क्या है आई वेक्टर है ना, आई कैप, ये जे कैप के कैप, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और फिर ये तीनों वेक्टर बच्चों लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर इनका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो क्या होते हैं ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर 0 ना आए तो क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आना चाहिए नॉन जीरो, इंडिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए नॉन जीरो। ये चेक करना है आपको और फिर बताना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। निकाल निकाल के देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बच्चों ये तो कौन सी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है 1, ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये तीन वेक्टर कैसे हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, S1 क्या है बच्चों करेक्ट होगी। इसी तरीके से क्या निकाल लो S2, दूसरी स्टेटमेंट देखो 1 -3 2 2 -4 -1 3 2 -1, आप इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब ये तीन वेक्टर भी कैसे हो गए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब S2 भी क्या होगी करेक्ट होगी। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों करेक्ट, S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्टिव तरीके से सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि ए डॉट सी आप निकालोगे तो वो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सी डॉट ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों 2√2, फिर बाद में देखेंगे इसका यूज कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज π/6, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये दे रखा है और आपको ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बताओ क्या गिवन है आपको। पहली कंडीशन है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर क्या है π/6, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड किसका ए क्रॉस बी और इसका क्रॉस सी के साथ इसका मैग्नीट्यूड। अभी आप इसको आंसर लिखो है ना, ये क्या है आपका आंसर है, ये तो निकालना है आपको। अब ध्यान से सोचो ये चीज एक, इसको मैं एक बार नया एल वेक्टर मान लेता हूँ है ना, एल वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और एल क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, एल क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड एल का मैग्नीट्यूड होता है ना, सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है, क्यों क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, साइन थीटा वेयर वेयर थीटा क्या होता है बच्चों, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड सी वेक्टर, और एल की जगह क्या है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल तो कितना है π/6, तो यानी कि एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है रुको मैं एक बार एल की जगह ए क्रॉस बी लिखता हूँ। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड आप मेरे को बता दो, सी का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दे रखा कोई बात नहीं, सी का मैग्नीट्यूड दे रखा साइन थीटा, थीटा कितना π/6, तो ये π/6 साइन π/6 तो 1/2 होता है ना, साइन π/6 तो बच्चों क्या होता है 1/2। अब आप बस मेरे को इतना बता दो, सी का मैग्नीट्यूड तो ठीक है आपको भी नहीं पता, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो पता है ना, जब ए वेक्टर आपको पता है बी वेक्टर आपको पता है तो ए क्रॉस बी निकालो ना फटाफट से, ए क्रॉस बी क्या आएगा I J K 2 1 और -2 और ये क्या आ गया 1 1 0। तो ये आप वेक्टर बच्चों सोल्व करोगे
तो सोल्व करके इसका आंसर देखो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि एक क्रॉस बी निकालना कोई मुश्किल नहीं है। 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 आ गया। वो यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू 1/2, यानी कि अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये अपना आंसर है। अब अगर हमारे को कोई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दे तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। वो कहाँ से लेके आएंगे, वो देखो दे तो रखा है आपको, ये दो कंडीशन है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पेज पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन है। ए डॉट सी क्या है बच्चों, सी का मैग्नीट्यूड, और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है। मुझे लग रहा है यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए है ना, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। 2√2 का स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, 8, और इसका स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a डॉट सी, है ना। सी स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है ना आपको, ये ना ए वेक्टर, तो बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, 2 4 + 1 यानी कि √5। तो इसका स्क्वेयर कितना हो जाएगा बोलो, 5 हो जाएगा। और ए डॉट सी को ध्यान से देखो, ए डॉट सी को तो मोड सी दे रखा है, और मोड सी को मैं एक बार सी लिख देता हूँ। सी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है 8। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गई सी में, -3 = 0, तो क्या आ गया ये -3, और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो c -3 और c + 1। बच्चों c की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है ना, c की वैल्यू 3 आ गई। तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आंसर इक्वल टू 3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c, और c की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आ गई क्या, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, c की वैल्यू 3 आई है, या एक मिनट यहाँ से देखते हैं ना, ये कितना आएगा आपका -2ac, ये मैंने इसको 8 लिख दिया, और 5 में से 8 गया -3, -3c प्लस c -3। तो इसमें से c कॉमन लेंगे, c -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, c -3। तो c की वैल्यू क्या आ गई, एक 3 आ गई और एक क्या आ गई -1 आ गई। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम, a² प्लस c², a कितना आ रहा है, a का मैग्नीट्यूड, यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। हाँ ए वेक्टर, हम इसको छोड़ दिया हमने ना, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या आएगा आपका, ए वेक्टर आ जाएगा आपका बच्चों 2, ये 4 भी आएगा ना, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा कितना 3। तो यहाँ पे मुझे ए के मैग्नीट्यूड को लिखना चाहिए 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई दोबारा कर देते हैं, तो जो 2k कैप था ना लास्ट में ए वेक्टर के, वो मिसप्लेस हो गया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होना मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, ये होती रहेगी। तो यहाँ पे क्या था आपका a² और a कितना था 3 आएगा है ना, तो c² -2c, 9 में से 8 गया 1 यानी कि +1, तो ये तो क्या आ गया c -1 का होल स्क्वायर आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, c1 का मतलब क्या है, मोड c इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आपका आंसर क्या था देखो फर्स्ट इक्वेशन से 3/2 इंटू मोड c, और मोड c कितना है 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 3/2। तो अप्रोच आपको सीखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस गिवन है उनका यूज कैसे करें। इसी तरह से 18th क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, लगभग सेम उसी जैसा क्वेश्चन है ये भी, है ना। सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि c - a का मोड 3 दे रखा है, और इसकी वैल्यू अब की बार आपको गिवन है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वही फिर से वही 30 है। आपको a डॉट सी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लें, जरूरत पड़ेगी आपको है ना, यहाँ पे देखो यहाँ जरूरत पड़ेगी। a क्रॉस b, आप देखो अभी आपने निकाला था ना a क्रॉस b, तो a क्रॉस b आपका क्या आया था, ये आया था, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया था हमारा 3 आ गया था। अब एक एक करके कंडीशंस का यूज करो, जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कंडीशन गिवन है, यहाँ पे इस कंडीशन का यूज करो पहले। देखो अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो आप चाहे इसको एक बार के लिए क्या मान लिया करो, एल वेक्टर मान लो। एल क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, यही होता है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, डॉट होती तो मैं क्या करता कोस थीटा यूज करता। ये 3 दे रखा है। अच्छा एल वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी देखा तो हमने, एल की जगह क्या लिख दो ए क्रॉस बी लिख दो, और सी का मैग्नीट्यूड देखो, सी का मैग्नीट्यूड कहीं दे रखा है क्या, सी का मैग्नीट्यूड कहीं नहीं दे रखा है ना, ये क्या आ गया आपका 3।
और ये अभी हमने निकाला क्या आ गया 3, ये आ गया। तो सी का मैग्नीट्यूड आई थिंक इस क्वेश्चन में कितना आ गया अपना ए क्रॉस बी। तो यहाँ से सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी जो था ना, साइन थीटा को हमने छोड़ दिया यहाँ पे, इस साइन थीटा को भी इंक्लूड करो इनटू साइन थीटा। थीटा कितना है देखो 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो सी का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आ गया 2 आ गया है ना, सी का मैग्नीट्यूड आ गया 2। बट हमें तो क्या निकालना है ए डॉट सी निकालना है, तो निकल जाएगा ए डॉट सी। तो देखो ए डॉट सी कैसे निकलेगा, अच्छा ये तो ठीक था ना, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 था, आपको ए डॉट सी निकालना है। ए डॉट सी कहाँ से निकलेगा, एक कंडीशन और भी तो दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो निकल जाएगा ना। सी स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड कितना देखो 2, उसका स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना था अभी निकाला था ना हमने, ए का मैग्नीट्यूड पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, 9 से 9 कैंसिल, तो 2a डॉट सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4, ए डॉट सी निकालना है, ये कितना आ गया 2, और 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, मैंने कहा था लास्ट के दो वेक्टर के ऊपर ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है, पहले वाला वेक्टर फ्री, लास्ट के दो के ऊपर ब्रैकेट। तो क्या करते हैं, पहले इस वेक्टर की दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट, यानी कि ए की दूर वाले वेक्टर के साथ क्या करो डॉट, और इनटू में पास वाले वेक्टर माइनस ए की पास वाले वेक्टर के साथ डॉट, और इनटू में क्या करो दूर वाला वेक्टर। यही होती है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या तरीका देखो ध्यान से, ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना यूनिट वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 1, सच दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल है, अल्फा और बीटा वो एंगल है जो ए वेक्टर बनाता है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या दे रखा है, आप मेरे को बताओ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अल्फा दे रखा है, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ये क्या दे रखा है बीटा, और आपको निकालनी क्या है अल्फा और बीटा का डिफरेंस निकालना है। मतलब अल्फा मान लो आ गया 120, बीटा मान लो आ गया 90, तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा 30, इस तरीके से निकालना है ना। और ये कंडीशन आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप मुझे बताओ क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, हाफ बी वेक्टर के। इसका फॉर्मूला तो अभी मैंने ऊपर लिखा है ना, देखो ये रहा, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हाफ बी वेक्टर। अच्छा सी वेक्टर तो है ही नहीं, तो क्या लिखते, जीरो सी वेक्टर लिख दे, क्यों, क्योंकि मैं दोनों तरफ कंपेयर करना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है ए डॉट सी, और यहाँ कितना है 1/2, यहाँ पे सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है माइनस ए डॉट बी, और उधर कितना है 0। तो ये दो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली और मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा। अब आप मेरे को बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा होता है, तो कोस अल्फा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड होता है ना ये। अच्छा अब ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी तो क्या है 0, ये ना देखो ए डॉट बी क्या है 0 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब अल्फा कितना आ गया बोलो, अल्फा अल्फा आ गया 90 डिग्री, क्योंकि कोस अल्फा अगर 0 है तो अल्फा कितना होगा 90। इसी तरीके से ये बोलो इनके बीच का एंगल बीटा है, तो कोस बीटा बच्चों क्या आ गया ए डॉट सी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड तो क्या है दोनों 1 1 है ना, ए डॉट सी कितना है बोलो 1/2। तो यहाँ से बीटा बच्चों कितना आ गया, आई थिंक 60 आ गया, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको निकालना क्या है अल्फा माइनस बीटा का मोड, तो यानी कि 90 माइनस 60, आंसर कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री या π/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारी चीज़ों का यूज करना है ना। इस मेनली क्या है इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हो गया, और इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पी क्यू आर एस 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, सच दैट पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एस जो है ना ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। लैम्डा निकालो, पहले आप मेरे को बताओ पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो यानी कि क्यू क्यू पॉइंट देख लो 4 5 4, और पी का पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चों -1 0 -1 4 5 लैम्डा था। अच्छा इसमें से माइनस करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 5 रहेगा, और लैम्डा प्लस में क्या हो जाएगा 1, ये पी क्यू वेक्टर आ गया।
ये पी क्यू वेक्टर आ गया, बट अपने को तो पी क्यू वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, 25 25 और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से बच्चों क्या निकाल लो आप, क्यू आर निकाल लो। क्यू आर वैक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर माइनस क्यू, आर ये रहा 3 9 4 माइनस में 4 5 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस लैम्डा। अब इसका भी क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दे रखा है, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर वैक्टर, या दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। तो बोलो ये कितना आ गया 50 प्लस लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा आपका 17 प्लस 4 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये तो अब स्क्वायर खोल के और इक्वेशन बना लो, लैम्डा स्क्वायर तो दोनों तरफ से क्या कैंसिल ही हो जाएगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आएगी -18/10, या कह लो -1.8। ये तो आसान क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस लिए है मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या दे रखी है, एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर दे रखे हैं, देन द यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर निकालना है, देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब पैरेललोग्राम के देखो दो डायगोनल होते हैं, वो मैं आपको डायगोनल ही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होते हैं। ए, ये है बच्चों ए, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, कैपिटल ए, ये हो गया। इस साइड को रिप्रेजेंट करता है मान लो ये ए वेक्टर, और इस साइड को रिप्रेजेंट करता है मान लेते हैं ये बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड को। तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया ना कि ए सी, अगर डायगोनल ए सी निकालना हो, डायगोनल ए सी मतलब आपको ए से लेके सी तक जाना है, तो पहले आप ए से लेके बी तक चले जाओ, फिर बी से लेके सी तक चले जाओ। ए सी वेक्टर तो क्या हो जाता है आपका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और फिर आप मेरे को बता दो कि बी डी वेक्टर अगर आपको निकालना हो, बी डी कह लो या डी बी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, साइन का चेंज होएगा बस। बी डी वेक्टर यानी कि आपको बी से डी तक जाना है, बी से डी तक, तो पहले आप क्या करो, बी से लेके ए तक चले जाओ, फिर ए से लेके डी तक चले जाओ, है ना। ये देखो ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है तो इसको भी बी वेक्टर बोलते हैं। अब बी से लेके ए तक आप जाओगे तो डायरेक्शन तो उधर है ना ए बी वेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव है। और ए से डी तक तो ये तो डायरेक्शन सीधी है, तो मतलब आप हमेशा मेरी बात ध्यान रख लो, डायगोनल के दो वेक्टर आपको निकालने हो ना, डायगोनल वेक्टर निकालने हो पैरेललोग्राम के, तो एक तो ए प्लस बी और एक बी माइनस ए, या ए माइनस बी कह लो, बट ए माइनस बी क्या हो जाएगा डी बी वेक्टर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके दो वेक्टर आ गए। मतलब अगर मैं बात करूं ए सी वेक्टर की, तो क्या है बच्चों यहाँ से ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करना, 2 4 -4 प्लस बी वेक्टर क्या है 1 2 3, इन दोनों को जो ऐड करो 2 + 1 3, 4 + 2 6 और -4 + 3 -1। अच्छा अब अपने को क्या करना है, कहता है किसी भी एक डायगोनल के लोग अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी एक डायगोनल के लोग, यानी कि चाहे ए सी के लोग निकाल दो चाहे बी डी के लोग निकाल दो। तो हम ए सी के लोग निकाल के देख लें, ए सी की लेंथ निकाल लो, ए सी की लेंथ से पता लग जाएगा, देखना आपको ये आ गया √46। अब आप मेरे को बताओ क्या ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी नीचे √146 है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, आपको निकालना क्या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, या पैरेलल टू कह लो, इन डायरेक्शन ऑफ ए सी वेक्टर। वो क्या होता है 1/46 इंटू ए सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या है बच्चों ये रहा 3 6 -1, बट 1/46 से ही पता लग रहा है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं है 1/46, तो इसका मतलब एक यानी कि ए सी वेक्टर के लोग तो कोई वेक्टर अपने को नहीं मिल रहा। बट इसका मतलब ये मत कह देना कि बिना देखे आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, नहीं, इसने कहा है वन ऑफ द डायगोनल्स अलोंग वन ऑफ द डायगोनल, हो सकता है दूसरे डायगोनल के अलोंग आ जाए, है ना। नाउ चेक अलोंग बी डी वेक्टर, बट मैं कहता हूँ बी डी वेक्टर आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी देखना कैसे। बी डी वेक्टर क्या होता है, बी माइनस ए, 1 2 3 में से 2 4 -4 सब्ट्रैक्ट करना, -1 -2 और कितना आ गया बच्चों 7, इसका सिर्फ क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसी से पता लग जाएगा, है ना। 1 4 49 कितना आ गया 54। अब आप मेरे को बताओ √54 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक कर दो आप, नन ऑफ दिस कर दो। बस इस क्वेश्चन में यही बात थी कि पूरा सोल्व नहीं करना, आपको मैग्नीट्यूड से ही पता लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड ना तो कहीं √46 है ना कहीं √54 है, ऑप्शन आ जाएगा डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी। इसमें क्या कहता है, ए और बी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं साइड ए बी और बी सी, एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ को। आपको सी डी के जो अलोंग वेक्टर होता है ना वो निकालना है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ,
रेगुलर हेक्सागोन का और फिर इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ कि वेक्टर में इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलर हेक्सागोन। 6 साइड होती है और रेगुलर का मतलब क्या है बच्चों, सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल। और एक रेगुलर हेक्सागन के या किसी भी हेक्सागन के कितने डायगोनल होते हैं बच्चों, 9। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता है ना आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3/2। n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड। तो एक हेक्सागन के कितने डायगोनल होते हैं बच्चों, 9। बट बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 9 के 9 डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है। बच्चों इक्वल नहीं होती। एक हेक्सागन का क्या होता है, सेंटर। देखो ये सेंटर है और आपको पता है एक हेक्सागन के अंदर 6 ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जा सकती है ना। ये क्या है बच्चों, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक हेक्सागन के 9 डायगोनल होते हैं। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 9 डायगोनल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, मैंने कितनी बना दी, 1 2 3 4 5 6। जो 9 डायगोनल होते हैं ना, 9 के 9 की लेंथ इक्वल नहीं होती। उनमें से 3 डायगोनल तो ऐसे होते हैं बच्चों जो सेंटर से पास होते हैं। कौन कौन सा, देखो। एक तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई और एफ। मैंने क्या बना दिया, ये ए बी सी डी ई। मैंने ये लाइन गलत ड्रॉ कर दी है ना, ये तो मैंने मिड पॉइंट के लिए लगाया था फॉर्मूला, मुझे करनी चाहिए थी ये ऐसे, ये वाली साइड को ज्वाइन करो और एक इसको ज्वाइन करो, है ना। ये वाली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो ए बी सी डी और अब हम बना देते हैं इसको सही से, ई और एफ। इसके 6 डायगोनल है। 3 डायगोनल तो बच्चों कहाँ से पास होते हैं, इसके सेंटर से। 3 डायगोनल्स पास थ्रू सेंटर। कौन कौन से, देखो सेंटर से पास होता है एडी, और कौन से होते हैं एडी के अलावा, बीई, और बच्चों कौन से होते हैं, सी एफ, है ना। एडी बीई सी एफ, ये 3 डायगोनल होते हैं जो सेंटर से पास होते हैं। इनको बोलते हैं लॉन्ग डायगोनल्स। इनकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, आप खुद ही देख लो। और बाकी जो 6 डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, इनका नाम होता है शॉर्ट डायगोनल्स। इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डायगोनल्स। ये कौन कौन से हैं आप बता दो डायग्राम से, शॉर्ट डायगोनल। बाकी कौन से बच गए, ए से लेके आप, ए से लेके बी को तो ज्वाइन कर नहीं सकते, ए से लेके किसको ज्वाइन कर दो, सी से कर दो, ए से लेके ई को कर दो, है ना। ए से लेके सी, ए से लेके ई, इस तरीके से जो 6 डायगोनल बचेंगे, इनकी लेंथ अलग होती है। और बच्चों इन सेंटर से पास होने वाली लॉन्ग डायगोनल की लेंथ अलग होती है। लॉन्ग डायगोनल की लेंथ तो कितनी है, जैसे हर एक साइड की लेंथ मान लो ए है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है ये। तो लॉन्ग डायगोनल की लेंथ तो होती है बच्चों कितनी, 2a। और शॉर्ट की होती है √3 टाइम्स ऑफ ए। मतलब डायगोनल हमेशा साइड से क्या होगा, बड़ा। बट जो बड़े वाला डायगोनल है वो तो साइड का क्या होता है, डबल। और जो छोटे वाला डायगोनल है वो क्या होता है, साइड का √3 टाइम्स होता है। तो बस अब इस क्वेश्चन में ये देखो ध्यान से, आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है, बना लो। रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। ये हेक्सागन हम ड्रॉ कर देते हैं एक रफली, और फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। ए बी सी डी ई एफ, ये एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ये ए बी को रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर, और ये बच्चों क्या है, बी वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट करता है। अपने को सी डी साइड जो है ना, सी से लेके डी, देखो ये सी से लेके डी, मतलब कि इस साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, निकाले। पहले पहले आप क्या करो, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए सी वेक्टर बता दो आप, ए सी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए से लेके सी तक जाना है। पहले ए से लेके बी तक चले जाओ, फिर बी से लेके सी तक चले जाओ, मतलब ए प्लस बी हो गया। बताओ ए सी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि अपने को कहाँ तक पहुँचना है, सी से लेके डी तक। तो सी से लेके डी तक पहुँचना है, तो ये रही सी डी। अब एक और ट्रायंगल बना दो, देखो अब इसके अंदर आपको सी से लेके डी पहुँचना है। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि ये जो ए डी वेक्टर है ना, ए डी वेक्टर कितना होगा। अभी तो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक डायगोनल है। और ये डायगोनल क्या होता है, ये साइड कितनी है देखो, बी। ये साइड कितनी है बच्चों, बी। साइड तो इक्वल है बट वेक्टर तो अलग होगा ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर है। तो बच्चों ये क्या होगा बोलो, 2b वेक्टर होगा ना, डबल होता है इसका, मैंने आपको बताया था। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि इस ट्रायंगल के अंदर फिर से ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो, इन ट्रायंगल ए सी डी। मतलब आपको सी से लेके डी तक जाना है। आपको क्या करना है बच्चों, सी से लेके डी तक जाना है। पहले आप सी से लेके ए तक चले जाओ, फिर ए से लेके डी तक चले जाओ। पहले क्या कर लो, C2 ए जाओ, और फिर A2 डी चले जाओ, पहुंच जाओगे आप सी से ए। सी से ए, बट बच्चों ये तो ए सी वैक्टर है ना, ए प्लस बी। तो सी से ए वापस आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। और फिर ए से डी, ए से डी तो देखो कितना है, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर।
तो ये माइनस ए माइनस बी प्लस 2b, तो बच्चों कितना आ गया b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ना। मैंने आपको सारा देखो एक क्वेश्चन के जरिए पूरा हेक्सागन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये आपको इस क्वेश्चन के जरिए सीखने को मिल गया।